चलिए शुरू करते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग का जो इंट्रोडक्शंस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था पिछले एंशिएंट टाइम में। कैसे हमने जो है हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में सोचा, कैसे हमने जो है उसको निजात करने के लिए क्या क्या समस्याएं हमारे पास जो आई, उसकी वजह से हमने हाईवे इंजीनियरिंग को या हाईवे इंजीनियरिंग कह सकते हैं, या आप रोड बनाने की जो सोच थी वो बढ़ी। उसके अलावा जब सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हाईवे इंजीनियरिंग है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से ही लिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में दो चार चीज़ें हैं, जैसे मैंने कि हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और देन आपका रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है एयरवे। तो ये सारी चीज़ों को डिज़ाइनिंग करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हाईवे इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हम लोग जो है पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें हिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शंस कैसे है। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर जो आएगा आपका, वो आएगा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, जो कि इंटरेस्टेड टॉपिक्स है। और इसके बाद आपको देखेंगे, फिर हम बात करेंगे मटेरियल जो हमारा यूज़ होता है रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आपका जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है उसकी टेस्टिंग, जो मटेरियल टेस्टिंग होती है उसके बारे में मटेरियल टेस्टिंग में पढ़ लेंगे। और उसके बाद पेमेंट हम पढ़ेंगे। तो पेमेंट की जो लेयर्स होती हैं, जैसे फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट की जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में क्या क्या और कैसे कैसे हम उनको अरेंज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, सबसे पहला टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शंस पढ़ने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखते हैं जो कि आपको ध्यान से और गौर से सुननी है। हिस्ट्री में मतलब आपके जो एंशिएंट टाइम में कैसे हमने रोड को बनाने के लिए सोचा। तो बेसिकली हम लोग जब रोड सोचते हैं कि रोड कैसे बना, अभी हम लोग जब देखते हैं कि रोड बन गया है, बट उस समय जब आप पहले पुराने समय में जाओगे तो आप जब बात करोगे तो तब रोड नहीं हुआ करते थे। बेसिकली हमने उनके बारे में सोचा कैसे है और उनको कैसे हमने बनाने की शुरुआत की है, उसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जो लोग होते थे वो लोग क्या कहते थे कि बेटा तुम्हारे पास तो बहुत गाड़ियाँ हैं, तुम तो गाड़ियों से स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, और मेरे समय देखिए कि मैं 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल स्कूल के लिए जाया करता था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी ग्रोथ होती रही, हमारी जो कंट्री है डेवलप करती रही, और कंट्री डेवलप करते करते टाइम टू टाइम क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए। तो अब डेवलपमेंट में तो रोड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब रोड अच्छे बनेंगे तो हमारी एक जगह से दूसरी जगह पर जो सामान पहुंचने की जो टाइम्स है, वो कंफर्ट है, सेफ्टी है, वो बढ़ जाएगी। तो रोड हमारे जो बनने हैं उसकी जो महत्व जो है वो हमारा क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई भी सामान बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम खुद ट्रैवल कर सकते हैं गाड़ियों से, लेकिन बिना रोड के ट्रैवल्स करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। तो चलो हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि तो जो बड़े बुजुर्ग थे वो पैदल चला करते थे, ठीक है ना। तो पैदल चलते चलते फिर उनको थोड़ा सा ग्रोथ आया कि उन्होंने सोचा कि कब तक पैदल चलेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, जानवरों को यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि एनिमल्स वगैरह। जैसे मान लो कुछ भी, मान लो आपका जो भी फेवरेट एनिमल्स हो, जैसे चाहे वो हॉर्स हो, घोड़ा, चाहे वो कैमल्स हो, आपका जो ऊँट है, उसके बाद जैसे बैल हो। तो इस तरीके की जो एनिमल्स थे उनका यूज़ करके हम जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में यूज़ में लाया करते थे, और ख़ुद भी हम उस पर सवारी किया करते थे। तो इस तरीके से तो ग्रोथ बढ़ी। तो हमें लगा कि हाँ, रोड चाहिए हमको, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ करता था ये जानवर चलते तो थे, लेकिन उसके बाद हमें रोड ना होने की वजह से वो कहीं फंस जाते थे, उनको चल सही से नहीं पाते थे। तो बेसिकली हमने देखा होगा कभी कभी जब आप लोग खेत में चलते हो, तो खेत में चलते हो तो एक ही जगह से कई लोग निकल जाया करते थे, एक ही जगह से कई लोग निकल जाया करते, तो वो एक रास्ता सा बन जाता है। तो पहले उस समय इसी तरीके के रास्ते बने हुए होते थे। तो अगर हमने सोचा जाए कि सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सोच है वो कहाँ से डेवलप हुई, अगर ये ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ देता है तो आप सिंपल इस चीज़ का जवाब देंगे, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशंस के अंडर में ये काम शुरू हुआ था।
मतलब ये सोच आई थी, जैसे क्यों आई थी, क्योंकि उस समय उन्होंने जो सोचा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे ही कि हमारी जो ट्रैवलिंग है, जिससे सामान है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो उन्होंने व्हील्स का, मतलब जो टायर्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, उनका इन्वेंशन किया था। बेसिकली वो टायर्स ऐसे नहीं है कि वो अभी टायर्स की तरह बना दिए थे, वो उन्होंने एक लकड़ी का यूज़ करके, लोहे का यूज़ करके उन्होंने कुछ गोल गोल तरीके की चीज़ें बना दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से गोल गोल चीज़ें बना दी थी। ठीक ठीक, तो ये इस तरीके का टायर बना दिया था बेसिकली ये। ठीक, अब जब टायर बन गया था तो उसके बाद हमारे जो टायर्स बने, टायर्स चलने के लिए अब हमने देखा कि कोई भी सामान थोड़ा सा आसान हो गया। जैसे माना कि टायर्स पे रखा या टायर्स में कुछ चीज़ें बांध दी गई, जैसे माना ये देखो, आपने दो टायर्स लिए और दो टायर्स के बीच में इस तरीके से आपने एक्सल बांध दिया। अभी हम लोग जो बोलते हैं वो एक्सल बोलते हैं, उस समय कुछ डंडा उन्होंने बांध दिया तो दोनों उसको लड़का दिया इस तरीके से। तो इस पे सामान रख के वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। चलिए, ये तरीके से बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसी सब में जो आपने जो बनाई है दो व्हील्स के बाद, जो मेसोपोटामिया में, फिर उन्होंने इसके बाद क्या जो निजात किया, फिर उन्होंने एक इसी में जो पहले जानवर यूज़ किया करते थे, एनिमल्स यूज़ करते थे, वही जो आपका फेवरेट एनिमल्स हो उसमें जो आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक जानवर है, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया और वो इस गाड़ी को पूरा खींच रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो हमारे पास गुड्स थे, मतलब सामान जो था, वो सिर पे ना ले जाकर हमारा इस गाड़ी में रख देते थे, हम खुद इस पे बैठ जाया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते। तो जब व्हील्स बन गए, तो व्हील्स बनने के बाद में हमने क्या किया कि जो उस समय के लोग थे, फिर उन्होंने क्या किया, एक इंजन्स का इन्वेंशन किया। इंजन्स मतलब आपके जो मोटर्स बन गए, तो मोटर गाड़ी बन गई। मतलब मोटर गाड़ी आपका जैसे उसमें क्या किया कि जो व्हील्स दो थे, दो व्हील्स में आपने क्या किया, मोटर्स को फिट कर दिया। तो मोटर को फिट करने पर हमारी पास जो इस समय गाड़ियाँ हैं वो मोटर्स मोटर्स तो हैं। तो इस समय की जो गाड़ियाँ हैं वो हमारी उस तरीके से, जो एंशियंट टाइम में क्या करते थे कि इंजन्स को व्हील्स में ऐड कर दिया था, उसके थ्रू हमने जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था बहुत आसान हो गया था, स्मूथली हो गया था, एज़ कम्पेयर टू जो एनिमल्स के थ्रू हमें ले जाना था या खुद हमें अपने सिर पे बोझ लाद के लेके जाना था। इसके कंपेयर में आपका जो है मोटर की जो गाड़ियाँ यूज़ करने लगे थे तो वो आसान हो गया था। तो अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल कि अब हमने जो मोटर गाड़ियाँ भी बना ली, बुलक कार्ट वगैरह, और आपकी जो तांगे वगैरह चलते थे या कैमल्स के जो गाड़ी चलती थी, उस समय जो गाड़ियाँ चल रही थी, मोटर्स गाड़ियाँ चल रही थी। अब हमने क्या सोचा कि हमें रोड की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। जब रोड के लिए सोचा तो रोड में हमने क्या देखा कि हमें रोड बनाना था। उस समय कोई मटेरियल्स के बारे में हमको नहीं पता था कि पत्थर वत्थर लगा दूँ तो सही हो जाए। पर उस समय क्या किया हमने, जो मिट्टी थी हमारे पास, जो अर्थ सरफेस थी, उसी अर्थ को क्या किया हमने, थोड़ा सा स्मूथ कर लिया। उस स्मूथ करने के बाद हमने कई बार उसी रास्ते से कंटिन्यूसली जाने लगे। तो हमने क्या हुआ कि वो वहाँ पे एक रास्ता सा बन गया, उसी रास्ते पर जो है गाड़ियाँ जाने लगी। चलो ठीक है, उसके बाद हमने सोचा कि अब ये जो गाड़ियाँ चलने लगी हैं तो इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया जाए। कॉम्पैक्ट करने का मतलब हमने उसमें पानी डाला, फिर चलते रहे, उसमें प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से वो क्या है, दब गई थोड़ी सी, तो वो मजबूत हो गई, स्ट्रांग। उस समय जो अर्थ सरफेस थी वो स्ट्रांग हो गई चलते चलते, तो वो हमारा एक रोड की तरीके से काम करने लगा। बट ये रोड ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही बारिश वारिश होती थी तो वो कहाँ पे गड्ढे वड्ढे होया करते थे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा गाड़ियों का बढ़ जाता था। अब हमने क्या किया, जब रोड जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमारे ख़राब होने लगे तो हमने सोचा, तो अब क्या हुआ कि रोमन्स आए। अब जैसे रोमन्स जो है, रोम्स में क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ युद्ध वगैरह हुए थे, वर्ल्ड वार हुए थे उस समय रोमन्स के थ्रू। तो उस समय उन्होंने ऐसी रोड्स बनाई थी जो कि हमारे जो रोमन्स के रोम के क्या किए कि वो सोल्जर्स वगैरह या उनकी जो युद्ध की सामग्री वगैरह होती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने रोड बनाए थे। ठीक है, तो जो रोड बनाए थे वो आज भी सही सलामत है। मतलब आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम में भी कुछ ऐसी जगह पे और रोम्स की जो रोड बने हुए हैं वो बहुत ही स्ट्रांग बने हुए हैं, क्योंकि उसकी जो डेप्थ थी, मतलब उनकी जो थिकनेस थी लेयर की, वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी।
ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेट 1.2 मतलब मीटर के आसपास हुआ करती थी, मतलब 1 मीटर के आसपास हुआ करती थी। तो सोचिए कि आज हम लोग जो रोड बनाते हैं वो सेंटीमीटर में बनाते हैं कि हाँ हमने 300 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, 400 सेंटीमीटर ले लिया, लेकिन तब जो रोड हुआ करती थी वो 1-1 मीटर 2-2 मीटर की डेप्थ बनाया करते। तो रोमन्स ने जो है ऐसे रोड की निजात किया था, ऐसे रोड का इन्वेंशन किया था। तो अब जो रोमन्स ने रोड बनाए, रोमन्स ने रोड बनाने के बाद वो हमारे जो रोमन्स थे उन्होंने यूज़ करने लगे मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह में, वर्ल्ड वार वगैरह में। तो उनके लिए बहुत आसान हो गया, सुविधाजनक हो गया वो चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी छोटी सी हिस्ट्री जो कि आपको बहुत ही जो है बोरिंग लगी होगी, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। अब जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम की। एंशिएंट टाइम में सबसे पहले जो रोड बना, अभी तक की हिस्ट्री थी, रोड कैसे सोचा गया था और कैसे बनाने के लिए शुरुआत की गई थी। अब हम बात करते हैं अलग टाइप्स के रोड कि जो एंशिएंट टाइम में लोगों ने बनाए थे। सबसे पहले एंशिएंट टाइम में जो सबसे पहला जो पार्ट है वो एंशिएंट रोड है। एंशिएंट रोड में हमने क्या किया, जैसे हमने आपको बताया कि जहाँ पे रोड लोग चले और उसी जगह पे एक रास्ता बन गया। तो जब ये रास्ता बन गया है तो उसी को रोड बना दिया, उसी को बोलते हैं एंशिएंट रोड। क्या बोलते हैं? एंशिएंट रोड। अगर हम पहले फिर दोबारा हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे पहले रोड के बारे में किसने सोचा था, तो बोलना मेसोपोटामिया के लोगों ने सोचा था, क्योंकि वो उन्होंने व्हील्स का निजात किया था। सेकंड, अगर क्वेश्चन से आपके पास अगर कोई पूछता है कि सबसे पहले रोड के रिकॉर्ड्स जो है कैसे मिले थे, रोड के रिकॉर्ड कहाँ से मिले थे, तो वो असीरियन एम्पायर के लगभग अप्रॉक्सीमेट 1900 BC में, ठीक है, असीरियन एम्पायर। तो ये हमारा दूसरा जवाब है कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड जो मिले हैं तो वो कहाँ से मिले हैं, वो असीरियन एम्पायर में मिले थे, ठीक है। तो अब एंशिएंट रोड हो गए, उसके बाद एंशिएंट रोड के बाद रोमन्स रोड आए, जो कि हमने अभी बताया कि रोमन्स रोड में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे माना कि ड्रेनेज सुविधा, मतलब आपके जल निकास की वगैरह में माना कि रोड बना दिए। जब एंशिएंट टाइम में जो रोड बनाया करते थे, होता था कि मिट्टी की रोड बनी हुआ करती थी, उसमें पानी वानी आता था, भर जाता था, और वो क्या करते थे, वो कट जाते थे, गड्ढे हो जाया करते थे। अब रोमन्स रोड में क्या हुआ था कि रोमन्स रोड में क्या हुआ, उन्होंने ड्रेनेज का खासकर ध्यान रखा था। ड्रेनेज का मतलब होता है जल का बहाव, ठीक है, वो अच्छे से ख्याल रखा था। उसमें जो वर्कमैनशिप थी, मतलब आपकी जो लेबर्स के जो अरेंजमेंट थे, अच्छे लेबर्स रखे उन्होंने, जिससे कि वो जो पार्टिकल्स यूज़ किए थे, जैसे मैंने पत्थर यूज़ किए थे, स्टोन वगैरह बड़े बड़े स्टोन यूज़ किया करते थे, तो स्टोन को यूज़ किया था तो वो अच्छी तरीके से अरेंज किए थे। तो इस वजह से उनकी अच्छी स्ट्रेंथ आई है। इसी वजह से आज के टाइम पे आज भी रोमन्स के रोड सही सलामत मिला करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हम एक अलग लेक्चर में पढ़ लेंगे कि एंशिएंट टाइम के रोड में और रोमन्स रोड में, सेकंड आपका रोमन्स रोड आता है, उसमें स्मॉल और बिग आपके कौन कौन से छोटे बड़े स्टोन वगैरह यूज़ किया करते थे। ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शंस पे पहुंच रहे हैं बहुत जल्दी बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि पहले एंशिएंट रोड, याद रखिएगा एंशिएंट रोड, फिर आपके रोमन्स रोड, देन आपका ट्रेसेगॉड कंस्ट्रक्शन। ट्रेसेगॉड कंस्ट्रक्शन फ्रांस के थे। ट्रेसेगॉड मतलब इनका जो है पूरा नाम था पियरे ट्रेसेगॉड। पियरे ट्रेसेगॉड ये फ्रांस के थे। इन्होंने एक अलग से रोड का कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। तो इस समय उनके जो प्रमाण हैं बहुत ज़्यादा प्रमाण मिले थे हमको, लेकिन उसी समय इंग्लैंड में एक और साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक और इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हुआ करते थे, जोहन मेटकॉफ। तो जोहन मेटकॉफ के जो हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं वो बहुत कम मिले थे, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए वो, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया था। बस उन्होंने ये उनका पता है कि वो सिविल इंजीनियर थे। आई थिंक वो ब्लाइंड मैन थे, अंधे थे उस समय। तो सोचो कि अंधे थे तब भी उन्होंने बहुत सारा रोड बना दिया, ठीक है। तो इन्हीं को तो साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फ्रांस रोड, जो फ्रेंच में जो रोड बना करते थे, वो ड्रेनेज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ड्रेनेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद जो लेयर्स की थिकनेस थी, जो 1 मीटर की जो रोमन्स ने बनाई थी, उसको थोड़ा सा कम किया। और जो बेसिकली हमारे जो स्टोन पार्टिकल्स थे, छोटे वाले स्टोन पार्टिकल्स ऊपर और बड़े नीचे, तो इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें फ्रेंच रोड बनाए। फिर टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो ये सारे जो एंशियंट रोड हैं, रोमन्स रोड हैं, ट्रेस्गॉट है, जॉन मेटकॉफ है, ये सारे जो मैं एक बार एक किसी वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, बट इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है फ़िलहाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली हमने आपको समझा दिया, और इसके बाद मैकेडम पढ़ेंगे। तो ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वाटर वॉन्ड मैकेडम। तो वाटर वॉन्ड मैकेडम जो है वो भी हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जो भी आज भी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो वाटर वॉन्ड मैकेडम के थ्रू ही होता है, ठीक है, WVM। तो जब भी हमारे पास जब कहीं कहीं पे भी WVM आ जाए, वाटर वॉन्ड मैकेडम आ जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि कुछ पार्टिकल्स हुआ करते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल्स होते थे। उसमें बड़े बड़े स्टोन भी और छोटे छोटे, एज़ कम्पेयर टू छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें जो स्टोन पार्टिकल्स है की जो डस्ट होती थी वो भी यूज़ किया करते थे, वाटर उसमें मिलाते थे और उसके बाद प्रेस कर देते थे। इस तरीके से वाटर वॉन्ड मैकेडम बनता है। तो जो हम लोग आज करते हैं, जैसे क्या करते हैं हम लोग, जो वो कंक्रीट मिलाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, फिर बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलाने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले, उसके बाद पानी डाल दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया रोल के थ्रू। तो ये वाटर वॉन्ड मैकेडम होता है बेसिकली। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस एक अच्छे से वीडियोज़ में पूरा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग जो आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिलहाल इंट्रोडक्शंस का। तो इंट्रोडक्शंस पे हम लोग सबसे पहले आते हैं ये यहाँ पे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शंस में हम लोग देखते हैं कि हमने देखना है कि कमेटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया, दैट मीन आपके हाईवे प्लानिंग ऑफ इंडिया की क्या हुई थी, कैसे हुई थी, मतलब आपकी कमेटीज़ कैसी बनी थी। हाईवे प्लानिंग जब हुई उसी लिए तो कमेटी बनी थी। तो कमेटी जो सबसे पहले जो कमेटी थी वो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में कुछ ऐसी समस्याएं आई हमारे पास, जैसे रोमन्स के पास आई थी कि जैसे हमारी वर्ल्ड वार में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, बहुत सारे जो है आना जाना है, बहुत सामग्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तो रोड की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। इसी तरीके से हमको जब वर्ल्ड वार्स फर्स्ट हुआ था उसके बाद क्या हुआ था कि इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई, तो रोड की जब रिक्वायरमेंट हुई तो एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। तो ये जो कमेटी है उस कमेटी का नाम रखा गया जैकर कमेटी। उस जैकर कमेटी जो रखी गई थी, उनके जो संस्थापक थे या बोल सकते हैं अध्यक्षता, किनकी अध्यक्षता में किया गया था, MR जैकर, ठीक है। तो MR जैकर के नाम से ही उनकी कमेटी का नाम रखा गया, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का फॉर्म किया गया था बेसिकली, ठीक है। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसकी सन पूछी जाती है 1927। तो बेसिकली हम लोग याद रखेंगे 1927। तो जैकर कमेटी जो बनाई गई थी, गठन हुआ था, उसका फॉर्म हुई थी, वो किसके नाम से हुई थी, डॉक्टर MR जैकर के नाम से। उसके बाद जो कमेटी बनाई गई थी वो 1927 में बनाई गई थी। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिलहाल जैकर कमेटी। तो जैकर कमेटी से ही जो मॉडर्न हमारे रोड बनाए गए हैं वो वहाँ से शुरुआत हुई। वो कैसे शुरुआत हुई, वो जैकर कमेटी से बनाने से हुई। तो जैकर कमेटी बनी, वहाँ पे बहुत सारे मेंबर थे। मेंबर होने के बाद अब हाँ, जैकर कमेटी में एक दो बात और बात कर लेते हैं। तो जैकर कमेटी में क्या हुआ कि इन्होंने जो रिपोर्ट दी 1927 में, जैकर कमेटी बनी, और 1928 में इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट्स को सारी सबमिट किया। इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस सन याद रखनी है कि जैकर कमेटी का गठन कब हुआ था। उनका जो जैकर कमेटी जो फॉर्म हुई थी वो 1927 में हुई थी बेसिकली। और हाँ, एक चीज़ इसमें यहाँ पे मिस है फिलहाल, आप याद रखिएगा कि जैकर कमेटी में ही जो है कुछ चीज़ें, जैसे माने कि 2020 प्लान जो बने थे, 2020 ईयर के जो प्लान बने थे, 3 प्लान है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 2020 या 20-20 साल के जो प्लान बनाए गए थे, प्लान में क्या होता था कि 20 साल का एक टारगेट ले लिया था, और उसमें कुछ रोड को स्पेसिफाइड कर दिया था कि इतने लाख, 2 लाख, 1 लाख किलोमीटर की रोड को बनाना है, इतनी एरिया में हमको इतने रोड बनाने हैं। तो 20-20 साल का एक टेन्योर ले लिया था, उस टेन्योर को हमें टारगेट्स के थ्रू पूरा करना था। तो ये भी बात हमारी जैकर कमेटी में ही रखी गई थी। अगर ये पूछा जाता है तो आप भी लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का जो है खुलासा किया गया। जैसे जैकर कमेटी में कुछ रिकमेंडेशन थे, कुछ हमारी जो वार्तालाप में कुछ निष्कर्ष निकले, तो वो उस इस तरीके के निष्कर्ष निकले। जैसे लिखा है, प्रांतीय सरकारों में स्थानीय विकास के सड़कों को बनाने में असमर्थ थी। दैट मीन आपका जो राज्य सरकार की थी, जो या प्रांत की जो सरकारें बनी हुई थी, उस समय वो रोड को बनाने में असमर्थ थी। उसमें बहुत ज़्यादा फंड या पैसा लगता था। तो इन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों की चर्चा हुई।
तो फिर उन्होंने डिस्कस क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये सारा जो जिम्मा है वो किसको लेना चाहिए, केंद्र सरकार को लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथों में लेना चाहिए। तो ये जो पूरा मुद्दा था कमेटी बनाने का, तो कमेटी बनाई गई तो उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। समस्याओं को रखने बाद वहाँ के जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने डिस्कशन किया, तो ये जो सारा प्रॉब्लम्स थी वो केंद्र सरकार के ऊपर आके थोप दी कि अब ये हमारे हमसे थ्रू नहीं हो पाया, राज्य के जो सरकारों के थ्रू नहीं हो पा रहा, तो हमारे ये जो प्रॉब्लम्स है वो केंद्र सरकार में जानी चाहिए। चलिए ठीक है, तो इन्होंने चलो ठीक है इन्होंने बना लिया कि केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगी। बट इसके बाद भी एक समस्या, बहुत बड़ी बड़ी समस्या थी। कैसी समस्या? इस समस्या के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा। इस फंड को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ स्कीम्स निकाली। केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार के ऊपर जब ये चीज़ थोपी गई तो केंद्र सरकार ने कुछ चीज़ें सोची, प्लान बनाया और उन्होंने कुछ चीज़ों पर, जैसे माने कि पेट्रोल हो गया, लाइसेंस हो गया, व्हीकल्स हो गया, इन सब पे क्या है टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। तो टैक्सेस लगेगा तो पैसा, फंड कलेक्ट होगा और फंड कलेक्ट होगा तो हमारे रोड हम बनवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो मोस्ट आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पेट्रोल पे अतिरिक्त कर लगा के, अतिरिक्त टैक्स लगा के उन्होंने इस, अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता है कि किस पे कर लगाया गया, अगर एक जवाब देना है तो सिर्फ पेट्रोल पे बता दीजिएगा, बाद अदरवाइज उन्होंने व्हीकल्स पे, लाइसेंस पे, सब पे लगाया था कर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि धन को जोड़ने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पॉइंट को भी देखते रहिए। धन जुटाने के लिए केंद्रीय सड़क कोष, मतलब आपका सेंट्रल रोड फंड, सेंट्रल रोड फंड CRF का गठन हुआ था। ये फॉर्म की गई थी और जिसके द्वारा आपका पेट्रोल पे अतिरिक्त कर लगाया गया। ठीक है, पेट्रोल पे अतिरिक्त कर लगाया गया। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर कीजिए। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे कमेटी में कुछ चीज़ें और जो है डिस्कस हुई कि उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, केंद्र सरकार ने जिम्मा ले लिया कि रोड बनाएंगे। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने जो प्लान किया है, केंद्र सरकार ने प्लान ना करके जैकर कमेटी ने ही उनकी समस्याओं को सोच समझते हुए उनको फंड कलेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल रोड फंड की स्थापना की। मतलब स्थापना की नहीं, मतलब सोचा है कि मुझे ऐसे कोई स्थापना करनी ही पड़ेगी जो फंड से रिलेटेड हो। चलो ठीक है, किस पे फंड लगाना चाहिए, किस पे आपका टैक्सेस लगाना चाहिए जिससे कि हमारा फंड कलेक्ट हो पाए। देन उसके बाद आपने सोचा कि जब यातायात से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जब व्हीकल्स रोड पे चलने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, तो उसकी जो है एडवाइस देने के लिए, ठीक है, एडवाइस देने के लिए, परामर्श देने के लिए कुछ ऐसी संस्था का, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का, कमेटी का गठन करना चाहिए जो इस पर चर्चा कर सके। जयकर कमेटी तो बार बार तो चर्चा नहीं करेगी, तो उसके लिए एक स्थगित एक संगठन बनाना चाहिए जिससे कि वो एक दूसरे से चर्चा कर पाएँ। तो हमने क्या कि सड़क जो अनुसंधान है और यातायात में परामर्श करने की कमेटी बनानी जाए। यही हमारी बात कहाँ पे रखी गई, उसमें रखी गई जयकर कमेटी में। तो आप ये देख लीजिए, सेंट्रल रोड फंड का जो गठन है 1929 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। CRF का जो फॉर्म हुई थी, CRF की जो गठन हुआ था 1929 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इंडियन रोड कांग्रेस का। इसके बाद जो हमारे एक इंडियन रोड कांग्रेस का गठन हुआ, इंडियन रोड कांग्रेस IRC के गठन हुआ। IRC की स्थापना 1934, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, में किया गया था। ये एक सेमी गवर्नमेंट, याद रखिएगा, सेमी टेक्निकल गवर्नमेंट या वो सेमी गवर्नमेंट है, या टेक्निकल बॉडी है, सेमी टेक्निकल बॉडी है, इसको याद रखिएगा, सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेमी गवर्नमेंट कौन सी संस्था है जो सेमी गवर्नमेंट है, तो वो बोल सकते हैं IRC है। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये संस्था जो है सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ों पर गौर करने के लिए है, इस पे डिस्कशन करने के लिए, जैसे संस्था के द्वारा पुल बनाने हों और सभी इस तरीके की डिज़ाइनिंग, स्पेसिफिकेशन का निर्माण, ठीक है, और तथा निर्माण आदि का परामर्श देती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो संस्था है IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, तो ये जो संस्था है वो किस पर डिस्कस करती है, वो बहुत सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन, जो भी सिविल इंजीनियरिंग से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, मतलब आपके रोड के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है,
इंडियन रोड कांग्रेस लिखा है, तो सभी विषयों पर, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस पर, ठीक है, उसके निर्माण पर आदि पर क्या करती है, वो डिस्कशन करती है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, आईआरसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन रोड कांग्रेस पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है। तो आईआरसी का स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया था। ये एक अर्ध सरकारी, मतलब सेमी गवर्नमेंट, या बोल सकते हैं कि आपका सेमी टेक्निकल बॉडी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आपने बोला कि इस पर जो, मतलब जो भी रोड एंड पुल हैं, उन पर क्या है, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस का निर्माण की जो परामर्श दिए जाते हैं, मतलब आपका डिस्कशन, जैसे कि जैकर कमेटी में बोला गया था, कोई एक ऐसी संस्था का ऑर्गेनाइजेशन कीजिए जो भी इन पर सबको यातायात चीज़ों पर परामर्श कर सके, वो ये आईआरसी है। ठीक है, अब देखो, उसके बाद ये संस्था अपने 5 वर्ष के रोड मैप प्रदान करता है। ठीक है, ये संस्था अपने 5 वर्ष के मैप को प्रदान करता है। नेक्स्ट आपको देखते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। देखिए, अब हमारे पास सबसे पहले जैकर कमेटी ने कुछ चीज़ों की रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशंस में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। रिकमेंडेशंस में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। उन्होंने बोला था कि हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे पास जो प्रांतीय सरकारें हैं, वो हमारे से रोड को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, उनको उनके लिए जो धन जुटा नहीं पा रही हैं, तो वो सारा जिम्मा केंद्र सरकार के पास पहुंच गया। और केंद्र सरकार ने क्या किया, उन पे टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, पेट्रोल पे, व्हीकल्स पे, लाइसेंस पे। तो टैक्सेस लगाए, उसे फंड कलेक्ट किया। उस फंड कलेक्ट करने की संस्था को बोले हैं सेंट्रल रोड फंड। ठीक है, तो जो फंड कलेक्ट हुआ, पैसा आ गया, पैसा आने के बाद रोड हमारे पास बनने लगी। जब रोड बन गई, व्हीकल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो व्हीकल्स, रोड, सब कुछ चलने लगा। तो क्या हमें उनको आज़ादी दे देनी चाहिए कि जाइए आप गाड़ी को उड़ा के जो है छोड़ दीजिए, उड़ाइए गाड़ी, जहाँ से चाहें वैसे आप घुमाइए। तो ये सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम्स आई। कुछ साल के बाद हमको लगा कि बहुत बड़ी समस्या है कि हमने गाड़ियों को एकदम छूट दे दी है कि जैसे चाहो वैसे चलाओ। ठीक है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो आप लोग आजकल ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, वो इसी पर ही, इसी एक्ट पर ही फॉलो करते हैं। क्या बोलते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट जो है 1939, आपकी याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 में इसका गठन हुआ था, इसका फॉर्म हुआ था। उसके बाद अब देखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा ट्रैफिक के नियमों के अंतर्गत रोड ट्रैफिक के नियंत्रित किया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि ये जितनी भी ट्रैफिक की समस्याएं हैं, उनको जैसे भी कंट्रोल किया जाता है, वो हमारे इस एक्ट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और इस एक्ट की संशोधन, ठीक है, संशोधन भी याद रखिए। बस हमारे पास 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ये कब निजात हुआ, 1939 में, और ये किसके लिए काम करता है, यूज़ क्या होता है इसका, जो ठीक है, तो वो होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अब अगर आप चाहो तो याद कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। 1988 में इसका संशोधन किया गया, कुछ चीज़ें इसमें हटा के संशोधित की गई। ठीक है, जो ट्रैफिक के रूल, क्योंकि आज डे बाय डे आपकी जनरेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस तो हर साल होते ही रहेंगे कुछ साल के बाद। जैसे देखा होगा आपने, डे डे बाय डे आपकी कोई भी चीज़ आती है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, इतनी अच्छी जनरेशन्स में आ रहे हैं, बट आगे एक साल आने वाले समस्याओं देखेंगे कि क्या क्या कस्टमर के पास समस्या है। उन समस्याओं को रिमूव करने के लिए न्यू वर्जन्स हमारे लॉन्च करते हैं। इसी तरीके से हमारे रोड की जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए प्रावधान बढ़ेंगे, और समस्याओं का समाधान करने के लिए संशोधन करने जरूरी होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके जैसे हमने देखा संविधान में भी तो संशोधन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि संविधान बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। हम डे बाय डे जो चीज़ें हमारे पास प्रॉब्लमेटिक समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें संशोधन करने ज़रूरी हैं। ठीक है, देन आपका क्या है, अब नेक्स्ट आपके जो हम पढ़ते हैं वो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, CRRI। ठीक है, ये क्या है भाई, इसकी जो स्थापना है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, CRRI। मतलब आपने देखा कि हमने ये सोचा कि जब हमारे पास समस्याओं का जो परामर्श देने के लिए या एडवाइस देने के लिए कुछ चीज़ें, हमारा इंडियन रोड कांग्रेस बनाया गया। उसके बाद हमने देखा कि चलो ये सब कुछ बन गया, लेकिन आप कोई भी चीज़ बनाने से पहले
आपने देखा होगा कि रिसर्च सेंटर होने बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ के रिसर्च सेंटर है, कुछ भी आप बनाते हैं तो उनके रिसर्च सेंटर बनाए जाते हैं। तो रोड के क्यों नहीं, रोड के मटेरियल के क्यों नहीं रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे कि मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाए, कौन सा यूज़ करने के लायक नहीं है, रोड के समय रोड की ड्यूरेशंस बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होने चाहिए, उनके रिसर्च करके हमें टेक्निकल जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का जो है स्थापना करनी पड़ी। तो 1950 में इसकी स्थापना की गई, CRRI की, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो रिसर्च सेंटर वो कहाँ है, दिल्ली में किया गया था। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे एक्ट। ठीक है, अब एक्ट तो बनते ही रहेंगे, जब हमने इतनी बड़ी चीज़ों की समस्या को दूर किया है तो उसके लिए हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनने जरूरी ही हैं। तो नेशनल हाईवे एक्ट बनाया गया, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। और इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे को, याद रखिएगा, नेशनल हाईवे एक्ट जो बनाया गया है वो केंद्र सरकार, जब केंद्र सरकार को जिम्मा दे दिया गया है कि आप हाईवे बनाइए, ठीक है, तो केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे का निर्माण, उसके विकास और उसकी मरम्मत करने का जिम्मा ले लिया है। ठीक है, और ये जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रहे हैं, वो टैक्सेस के थ्रू हम लोगों से फंड ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और वो पैसा हमारे रोड कंस्ट्रक्शंस में लग रहा है, उनकी मरम्मत में लगाया जा रहा है। ठीक है, अब इस एक्ट के थ्रू, जो नेशनल हाईवे एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे माना कि आपको नेशनल हाईवे की लिस्ट से कोई भी नाम हटा सकती है, कोई भी नाम जोड़ सकती है। तो ये सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी नेशनल हाईवे के लिस्ट से हटाने और किसी भी नेशनल हाईवे के लिए लिस्ट में डालने का अधिकार रखता है। चलो, ये चीज़ बात समझ में आ गई। ठीक है, याद रखिए नेशनल हाईवे एक्ट क्या है, वो 1956 ईस्वी में इसका निजात किया गया, गठन किया गया। इस एक्ट के थ्रू आपकी नेशनल जो केंद्र सरकार है वो नेशनल हाईवे के निर्माण, विकास और मरम्मत के लिए काम करती है। और केंद्र सरकार किसी भी नेशनल हाईवे को इस नेशनल हाईवे की लिस्ट से हटा सकता है या जोड़ भी सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे का नाम भी दे सकता है, नेशनल हाईवे में कन्वर्ट भी कर सकता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब बात करते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, याद रखिएगा कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, ये जो दोनों है ना, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन उनकी समान होगी, एक समान होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो हम बनाएंगे उसमें साइड डिस्टेंस वगैरह निकालेंगे, ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालेंगे, उनके एलिवेशंस निकालेंगे। जो भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है रोड की वो सिमिलर होगी, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे वो स्टेट हाईवे हो। इतनी सी बात समझाएगी कि जिनकी उनकी डिज़ाइनिंग जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप। ठीक है, देन आपका कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर हिली एरियाज़ या हिली रीजन्स के लिए। अब देखो, एक क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो नोट्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद ही रखना पड़ेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म हुई वो 1960 में फॉर्म हुई। बॉर्डर रोड का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रीज़ के अराउंड, कंट्री के जहाँ पे जो हमारी सीमा है कंट्री की, उस सीमा के अराउंड जितने भी रोड बनाए गए, बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शंस के अंडर में आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में आता है। तो वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस जो निजात की गई वो 1960 में निजात की गई है। और इसकी जो बड़ी समस्याएं थी कि वहाँ पे सोल्जर्स वगैरह के लिए आना जाना पहुँचाना और उनकी जो सामान है उनको ले जाने के लिए बड़ी समस्याएं होती थी। तो उनको रोड को जो एक अलग, एक ब्लॉक में, एक अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट कर दिया। वो हमारे कंट्रीज़ के, मिडिल कंट्रीज़ के बिल्कुल अलग है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से एक अलग बना दिया। जैसे उसमें वहाँ पे हिली एरियाज़ होती थी, पहाड़ी एरियाज़ हैं, उनको कट किया जाता था। ठीक है, जैसे पहाड़ी एरियाज इस तरीके से, तो उनको इस तरीके से कट किया जाता था जिससे कि यहाँ से कट करके और यहाँ पे फिल कर दिया जाता है। समझ रहे हो आप, ये रोड बन गया। अब ये रोड करने के लिए आपका ये पहले एक्चुअल में था। ठीक है, अब यहाँ से कट करोगे, ये वाला पोर्शन कट करोगे और यहाँ पे इस कट पोर्शन को इसको फिल करोगे, तो हमारे पास इस तरीके से रोड बनेगी।
ठीक है। तो अभी इस तरीके से रोड बनेगी तो यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ आसानी से चल सकती हैं, ठीक है। इधर साइड में चलेंगी, सामने की साइड में उधर नहीं जाएंगे, वो नीचे उतर जाएंगे नहीं तो, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो गाड़ियाँ बनती है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। चलो क्या करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, बहुत नाम सुना होगा NHAI का। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, जिसकी अंतर्गत जो है नेशनल हाईवे का निर्माण, विकास और अनुसंरक्षण के लिए जिम्मेदारी होगी। मतलब नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी होती थी, NHAI वगैरह का जो गठन किया गया, वो जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसका निर्माण, विकास और मरम्मत जो केंद्र सरकार ने, उन्होंने एक NHAI का जो गठन किया, उसके बाद इन्होंने इनको जिम्मेदारी दे दी कि सारी चीज़ें आपको गौर में रखनी, ध्यान में रखनी। तो NHAI की स्थापना जो है 1988 ईस्वी में की गई थी। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आप देखते हैं कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसकी जो स्थापना है 1988 ईस्वी में, ठीक है, किया गया था। वो सेम है। इसके 2 चरण होते हैं। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2 चरण होते हैं। सबसे पहले आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब आपका स्वर्णिम चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, आई थिंक वही है। उसके बाद नेशनल कॉरिडोर। तो नेशनल कॉरिडोर एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो ये 2 चीज़ों का स्थापना की गई है। 2 चरण थे इसके, ठीक है, डिस्कशंस के। तो अब हम देखते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या किसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज बेसिकली हम लोग जो पॉइंट याद रखना चाहते हैं वो बस इतना याद रखेंगे कि इसकी टोटल लेंथ 5846 किलोमीटर है। इसकी टोटल लेंथ 5846 किलोमीटर है। याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखेंगे कि ये जो रोड है वो किन किन स्टेट से मिलकर बनी है। जैसे माना कि फॉर एग्जांपल दिल्ली से बम्बई, बम्बई से आपकी चेन्नई और चेन्नई से आपकी कोलकाता। बस ये 4 टर्म्स याद रखने हैं, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये यहाँ से यहाँ तक इनकी डिस्टेंस याद नहीं रखनी है, जोड़ी नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस इतनी याद नहीं रखनी है। बट अगर याद हो सके तो आप नेशनल हाईवे याद कर लीजिए कि नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 5 एंड नेशनल हाईवे 4, ठीक है। आप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, तो आपको सिर्फ स्टेट के नाम याद रखने हैं। दिल्ली, बम्बई, मतलब आपके सिटीज़ के नाम, इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो आपकी फेमस सिटीज़ हैं उनके नाम याद रखनी, सिटी, ठीक है। अब स्टेट के याद रखोगे तो आप यहाँ पे बम्बई आ जाएगा तो वो महाराष्ट्र याद करना पड़ेगा आपको। तो महाराष्ट्र मत याद रखें कि बम्बई में आप इंपॉर्टेंट सिटी याद कर लीजिए, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। 3 चीज़ें याद रखिए, 3-4 ही चीज़ें आपको जहाँ से ये मिलता है। और नेशनल कॉरिडोर किसे कहते हैं, अब बात करते हैं नेशनल कॉरिडोर। ठीक है, कॉरिडोर का बेसिकली मतलब होता है, कॉरिडोर का बेसिकली मतलब होता है बरामदा टाइप का या गलियारा टाइप का बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गलियारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गलियारा है क्या, बेसिकली हम लोग नहीं जान समझते कि गलियारा क्या है। चलो ठीक है, कॉरिडोर समझ लिया, कॉरिडोर का मतलब इसी टाइप से होता है, बरामदा या गलियारा, ठीक है। तो नेशनल कॉरिडोर की अगर बात करते हैं तो कॉरिडोर का बेसिकली अगर हम लोग समझेंगे तो 2 चीज़ों को, 2 जगहों को मिलाने वाली रोड, रास्ता, उसे बोलते हैं कॉरिडोर, ठीक है। जैसे बिल्डिंग टू बिल्डिंग, ठीक है, शहर टू शहर, कंट्री टू कंट्री, तो ये चीज़ें, इनको मिलाने वाली रोड को बोलते हैं कॉरिडोर। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल कॉरिडोर की, तो हम अपने देश की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो नेशनल कॉरिडोर बना है वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर टू सिलचर, बहुत सारे आपके कॉरिडोर बने हुए हैं नेशनल कॉरिडोर। जैसे ग्रीन कॉरिडोर में भी बना हुआ है। तो नेशनल कॉरिडोर की अगर बात करें तो इन चारों की बात करते हैं कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो श्रीनगर टू
कन्याकुमारी सबसे बड़ी रोड लाइन यही है, 4000 किलोमीटर। उसके बाद ये पोरबंदर से लेकर सिलचर तक ये आपकी अप्रॉक्सीमेट 3300 किलोमीटर के आसपास है। तो सिलचर, पोरबंदर, श्रीनगर, कन्याकुमारी, ये याद रखिएगा, यही आपका नेशनल कॉरिडोर